हेलो। हाँ। हाँ दीदी, बोलो। बोलो प्रतीक्षा दीदी। हेलो राधिका, आवाज आ रही है? शायद उसका नेटवर्क नहीं अ, होगा। अ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अपनी कम और किसी को? मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी वैसे। कमजोरियों मतलब वैसे तो बहुत सारी है, बट देखा जाए तो हमसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता है। तो एग्जैक्टली। जैसे कि मोस्ट कॉमन है, जैसे अभी दीपाली दीदी ने बोला कि हर चीज को टालते रहना। वो हाँ, तो भी हमेशा आपकी करती कोई है। है, आप बताना चाहते हो? मैं भी वो हमेशा करती हूँ। बट ये नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी जैसे कि कभी कभी आलस आ जाता है, या कभी कुछ पता है इम्पोर्टेंट है फिर भी हम उसे टालते रहते हैं, सेम वही चीज। तो ये सब चीजें हैं। तो एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि अपने कमजोरियों से लड़े और मजबूत बने। तो हम ऐसे करते शुरू कर देते हैं। फिर सबसे एंड में पूछे हम्म। कि आपकी कमजोरी क्या है और हाँ। आपको कैसे लगता है। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दीपाली दीदी को और सानिका दीदी को, क्योंकि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि आपकी ये कमजोरियां थी, क्योंकि खुद को अपनी कमजोरियां बिल्कुल दिखती नहीं है, और ये रूट कॉज है। यहाँ सबसे मेन चीज फर्स्ट पेज पे यही दी गई है कि खुद की कमजोरियों को सबसे पहले पहचानना, ना कि दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखना। ठीक है। तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 1 पे आ जाओ। संसार में कोई किसी को उतना परेशान नहीं करता जितना मनुष्य के अपने दुर्गुण और दुर्भावनाएं। दुर्गुण रूपी शत्रु हर समय मनुष्य के पीछे लगे रहते हैं, और वे किसी समय उसे चैन नहीं लेने देते। यानी जो हमारी बुरी आदतें हैं, ये हमें चैन पड़ने ही नहीं देती। ये हमेशा एक बुरे राक्षस की तरह हमारे पीछे होती है। अब वो कैसे होती है वो देखते हैं। कहावत है कि अपनी अक्ल और दूसरों की संपत्ति चतुर को चौगुनी और मूर्ख को सौगुनी दिखाई पड़ती है। यानी कि हम हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, वो चतुर को चौगुनी दिखाई देती है, और जो मूर्ख होता है उसको बहुत बड़ी दिखाई देती है। और दूसरों की संपत्ति, जैसे दूसरों की वेल्थ और दूसरों के पास क्या क्या सक्सेस है, ये चतुर को चौगुनी और मूर्ख को तो वो बहुत बड़ी लगती है। मतलब अपना ही अपना, कि मेरे पास क्या क्या है, मुझे क्या क्या आता है, ये किसी मूर्ख को बहुत बड़ा दिखता है। संसार में व्याप्त इस भ्रम को महामाया का मोहक जाल ही कहना चाहिए, कि हर व्यक्ति अपने को पूर्ण निर्दोष और पूर्ण बुद्धिमान मानता है। यानी हमें लगता है कि हमने तो कोई गलती की ही नहीं है, और हमें सब कुछ आता है। न तो उसे अपनी त्रुटियां सूझ पड़ती है, और न ही अपनी समझ में दोष दिखलाई पड़ता है। इसी एक दुर्बलता ने मानव जाति की प्रगति में इतनी बाधा पहुंचाई है, कि जितनी संसार की समस्त अड़चनों ने मिलकर भी ना पहुंचाई हो। तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है हमारे किसी चीज को सीखने के लिए, कि मुझे तो सब आता है। तो यहाँ पेज नंबर 2 पे, सृष्टि के सभी प्राणियों से अधिक बुद्धिमान माने जाने वाला मनुष्य जब जब यह सोचता है कि दोष तो दूसरों में ही है, उन्हीं की निंदा करनी है, उन्हीं उन्हीं को ही सुधारना चाहिए, हम स्वयं तो पूर्ण निर्दोष है, हमें सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम संगीता दीदी, पता है जब मैं बाल संस्कार शाला में थी तो वे हमेशा कहती थी कि हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, दूसरों की गलतियों पर हम जज बन जाते हैं, और जब हमारी खुद की गलती होती है ना, तो हम एक वकील की तरह उसको डिफेंड करते हैं। यानी दूसरों की गलतियों पर हम जज बन जाते हैं, और जब हमारी खुद की गलतियों की बारी आती है तो हम वकील बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ दिया है, दोष तो दूसरों में ही है, उन्हीं की निंदा करनी है, उन्हें ही सुधारना चाहिए, हम स्वयं तो पूर्ण निर्दोष है और हमें सुधरने की जरूरत ही नहीं। इस दृष्टिकोण के कारण अपनी गलतियों का सुधार कर सकना तो दूर, कोई और इशारा भी करता है तो हमें अपमान दिखाई पड़ता है। किसी ने अगर हमारी कोई गलतियां निकाल दी, तो हमें ऐसा लगता है अरे ये तो हमारा अपमान कर रहा है। इस टाइम पे मुझे एक गुरुदेव का एक थॉट याद आता है, जो बहुत फेमस है, अगर आप लोग में से कोई गेस कर सकता हो तो, कि संसार की सबसे बड़ी सेवा क्या है। कोई अगर माइक ऑन करके बता सके। अपना अपना सुधार ही का संसार की सुधार, सबसे हाँ। बड़ी हाँ। सेवा। हाँ।
तो वही कि खुद का सुधार सुधार कैसे होगा, जब हम खुद को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी गलतियां क्या है। जैसे दीपाली दीदी ने ऑब्जर्व किया कि उनकी आदत क्या है कि वो प्रोक्रास्टिनेट करती है। पर कुछ लोगों को तो अपनी ये आदतें दिखती ही नहीं है कि अभी भी, जैसे अगर हमने मीट में देखा तो सिर्फ दीपाली दीदी और सानिका दीदी बता पाए कि ये हमारी कमजोरियां हैं। पर बाकी तो कोई बता ही नहीं पाया, और बाकी किसी ने माइक ऑन करके बताया ही नहीं कि ये मेरी कमजोरी है। क्यों हम सबके सामने अपनी कमजोरियां नहीं बता सकते या उसे इम्प्लीमेंट करने का कुछ स्टेप नहीं ले पाते। तो यही इस बुक में दिया है कि सबसे पहले हमें खुद की कमजोरी देखनी है और खुद की गलतियां देखनी है, दूसरों का आलंकन करने से पहले या दूसरों को सुधारने से पहले। और यहीं पे वो लाइन भी प्रूफ होती है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है। तो दोष दिखाने वाले को अपना शुभ चिंतक मानकर उसका आभार मानने की अपेक्षा मनुष्य जब उल्टे उस पर ही क्रुद्ध होता है, शत्रु शत्रुता मानता है और अपना अपमान अनुभव करता है, तो यह करना चाहिए कि उसने सच्ची प्रगति की ओर चलने के लिए अभी एक पैर उठाना भी नहीं सीखा। तो जब अगर कोई हमारी गलतियां बताता है तो उसके ओर अगर हम उस पर गुस्सा करते हैं कि या बुरा मान जाते हैं, आजकल तो हम गुस्सा नहीं करते, हम बुरा मान के बैठ जाते हैं कि अरे इसने सबके सामने मुझे ऐसा कहा या इसने मुझे पर्सनली भी ऐसा आकर कहा, तो उसके अगर हम चिढ़ के बैठ रहे हैं या बुरा मान के बैठ रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, अ, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमने प्रगति की ओर एक पैर भी अब तक उठाना नहीं सीखा, ऐसा गुरुदेव इस पुस्तक में कह रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक वाइफ की फ्रेंड है। तो हस्बैंड और वाइफ की फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों उस औरत के बारे में सारी चीजें अच्छे से जानते हैं। समझो उस वाइफ को कुछ डॉक्यूमेंट बनाने जाना पड़ा, डॉक्यूमेंट के किसी काम से या कोई कागज पत्र बनाने जाना पड़ा। तो होता यह है कि वो चीजें बहुत स्लो स्लो करती है, या उसका दिमाग बहुत स्लो स्लो प्रोसेस हो रहा है, या जल्दी जल्दी उसका अपना काम वो कर नहीं रही है। तो क्या हुआ कि जो वाइफ की फ्रेंड है वो उसके हस्बैंड के सामने कहती है अरे ये तो ऐसा ऐसा करती है या ये डम है। ठीक है। और उसके हस्बैंड ने भी फिर उसकी दो चार आदतें गिना दी कि हाँ इसने इस टाइम पे ऐसा ऐसा किया था। अब वाइफ ने क्या किया, उस चीज को बुरा मानकर वो पकड़ के बैठ गई, जबकि वो वहां उस मोमेंट पे क्या कर सकती थी, ये सुनकर खुद को इम्प्रूव कर सकती थी, ना कि बुरा मान सकती थी, क्योंकि वो दो लोग तो उसके अपने ही थे। तो इसी प्रकार हमें भी बुरा, अगर अपने अपने कुछ हमें बताते हैं कोई हमारी बुराई, तो उसको सुधारना चाहिए, ना कि बुरा मानकर बैठना चाहिए। अगर हम क्रोध कर रहे हैं, कोई अगर हमारी गलती को सुधार रहा है और हम उससे चिढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। तो तो जो अपनी गलतियां सुधारना है, ये दुनिया अपनी गलतियों को पहले तो स्वीकारना, ये सबसे बड़ा साहस है, और फिर हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। अपने सूखों को बर्बाद कर डालने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। उचित प्रयत्नों की बात भुलाकर मनुष्य असुरता की ओर बढ़ रहा है, इसी से वह दुखी है। छुटकारे का उपाय एक ही है कि वह पतनोन्मुक्त दुष्प्रवृत्तियों का परित्याग करे और सदाचार जीने में सुख और संतोष अनुभव करे। हमें बाह्य व्यक्ति, पदार्थ और कारण बुरे दिखाई पड़ते हैं, पर यह नहीं सोचता कि अपना दृष्टिकोण ही तो कहीं दूषित नहीं है। मतलब हमें दूसरों की बुराइयां या बाहर क्या बुरा है ये सब दिखता है, पर हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, हम इस पर कभी निरीक्षण करते ही नहीं है। आत्मनिरीक्षण इस संसार का सबसे कठिन काम है। अपने दोषों को ढूंढ सकना समुद्र के तेल में से मोती ढूंढ लेने वाले गोताखोर के कार्यों से भी अधिक दुष्कर है। अपने दोषों को स्वीकार कर सकना किसी किसी साहसी से ही बन पड़ता है, और सुधारने के प्रयत्न तो कोई विराल ही शूरवीर करता है। तो खुद की गलतियां सुधारना, लाइक हमारे पीछे ना बहुत ऐसे लगातार हैबिट चलती रहती है कि हम रोज रात को सोते हैं, सोते समय सोचते हैं कि हम कल से ये गलतियां नहीं करेंगे, पर हम अगले दिन वापस उसी लूप में चले जाते हैं और वापस वही प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वापस रील्स में या फोन में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो चेंज लाना है वो कोई शूरवीर ही कर सकता है।
हमारी कमजोरियां ही कहीं ना कहीं हमारी बैड हैबिट हो सकती है, लाइक हम में से अधिकांश व्यक्ति दोषदर्शी, छिंद्राविशी दृष्टिकोण अपनाए रहते हैं और हर किसी को दोषी, निंदनीय, घृणित एवं दुर्भावना युक्त समझते रहते हैं। मतलब हमें क्या लगता है कि ये ऐसा है, वो वैसी है, पर हम खुद का आलंकन कभी नहीं करते, और हमारा जो मोस्ट ऑफ द टाइम है दिन का, वो दूसरों का ही आलंकन करना या दूसरों की निंदा में ही निकल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम टीम वर्क में कोई तो कुछ काम कर रहे हैं, तो ये कहना कि इसने, अगर कोई लीडर है या ग्रुप का कोई भी मेंबर है और ये अगर वो कह रहा है कि ये काम नहीं हुआ, तुमसे वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, अगर वो ये करने की बजाय अगर वो ऐसा करे कि मेरा जो काम था ये मैंने नहीं किया, मैं ये पहले कर लेता हूँ, तो ये ज्यादा उस टीम वर्क पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। इसी को हम डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। निराशा और व्यथा निराशा और व्यथा ही घेरे रहती है। आइए देखें कौन कौन से दोष, दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियां एवं दुर्भावनाएं हमारे जीवन की उन्नति में किस प्रकार बाधक बनती है। तो कौन से दोष और दुर्गुण हैं यहाँ दिए गए हैं। आज हम उनमें से 5 कवर करेंगे कि कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जिन्हें हम छोड़कर अपनी कमजोरियों पर विजय कैसे पाए। तो सबसे पहले है दुर्व्यसन। दुर्व्यसन जरूरी नहीं कि वो अल्कोहल और बाकी जुआ, व्याभिचार, ये सारी चीजें हो। आलस्य, प्रमाद, ये भी दुर्व्यसन ही है। सबसे दुर्गुणी व्यक्ति दुर्व्यसनी होता है। दुर्व्यसन मनुष्य के शरीर और मानसिक दोनों दोनों प्रकार के स्वास्थ्यों के शत्रु होते हैं। शराब, जुआ, व्याभिचार ही नहीं बल्कि आलस्य, प्रमाद आदि भी दुर्व्यसन ही है। यदि मनुष्य शराब पीता है या अन्य किसी प्रकार का नशा करता है, जुआ खेलता है अथवा व्यभिचार में प्रवृत्त है, तो वह न केवल धन का क्षय करता है, अपितु अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक व्याधियों को भी आमंत्रित करता है। उन्नति के लिए इनका त्याग अत्यंत आवश्यक है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने दुर्व्यसन पीछे छोड़ने ही पड़ेंगे। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, या जिन सिर्फ एकेडमिक में ही सक्सेसफुल नहीं बल्कि हेल्थ सेक्टर्स में भी, अगर हमें मतलब खुद के हेल्थ के लिए भी अगर आगे सक्सेसफुल रहना है कि हमें कोई बीमारी ना हो या कुछ आगे जाके दिक्कतें ना आए, तो हमें हमारी हैबिट को छोड़ना ही होगा पीछे। पहले तो ऑब्जर्व करना होगा कि हमारे अंदर ये बुरी आदतें हैं और फिर उन्हें पीछे छोड़ना ही होगा। अगर कोई आदमी है जो बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा कमाता है, पर घर सारा पैसा सिर्फ अपने शराब के नशे में या किसी और नशे में वेस्ट कर देता है, तो उसका घर का फैमिली को माहौल पैसा भी। भी उसका घर का माहौल भी उतना ही बुरा होगा। अ, अगर घर पे भी कभी हमारा झगड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि मैं हमेशा क्यों समझूं, मम्मी पापा भी तो समझ सकते हैं, या पापा सोचते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ, इन लोगों को समझना चाहिए क्योंकि ये घर पे रहते हैं। मम्मी सोचती है कि मैं सारा काम करती हूँ, मैं ही हमेशा क्यों सबको समझूं, बाकियों को भी थोड़ी समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपके घर में कभी पीस आएगा ही नहीं। पहले आप अपनी बाजू सुधारिए, अपने सारे दुर्गुण पीछे छोड़ दीजिए, फिर आप फैमिली के बारे में सोचिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पर सबसे पहले अपने दुर्गुण को कम करना हमारा पहला गोल होना चाहिए। देन अहंकार एवं लोभ। जीवन प्रगति में मनुष्य का अहंकार बहुत बड़ा बाधक है। अहंकार से भेद बुद्धि उत्पन्न होती है जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है, मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देती है। मनुष्य में पाप प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती है, वह न करने योग्य कार्य भी करने लगता है। अहंकार के दोष से मति विपरीत हो जाती है और मनुष्य गलत कार्यों को ही सही सही का मनुष्य को गलत कार्यों में ही सही का भान होने लगता है। जब अहंकार आ जाता है ना, तो मनुष्य को गलत चीजें भी सही लगने लगती है। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको इंसान का सच्चा बिहेवियर देखना है, सच्चा कैरेक्टर देखना है, तो उसको पावर्स देके देखो या पोजीशंस देके देखो, तो पता चलेगा कि वो इंसान एक्चुअल में कैसा है। अगर उसको वो पावर और पोजीशन मिल जाती है और उसके बाद वो अहंकारी हो जाता है, यानी वो इंसान कभी सच्चा था ही नहीं।
तो अहंकार आने से यहाँ दिया गया है कि अहंकार हमारे सक्सेस के बीच में सबसे बड़ा बैरियर है। अगर हमें हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हम कोई चीज कभी सीख ही नहीं पाएंगे। अहंकार और लोभ एक दूसरे के अभिन्न साथी हैं। जहाँ एक होगा वहां दूसरा होना तो अनिवार्य ही है। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार और लोभ दोनों ही एक दूसरे के साथी हैं, और अहंकार जहाँ है वहां ही लोभ भी होगा। कि अगर किसी को किसी पोजीशन का लोभ है, तो वो, ये अगर समझो किसी, अगर कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी के कल्याण का काम उसको दिया गया है, तो वो जो आदमी है वो अगर उसको लोभ आ जाएगा उस पोजीशन का, तो वो कभी समाज के कल्याण का काम नहीं करेगा। वो कैसे उस पोजीशन में और ऊपर ऊपर जा सकता है या कैसे उसकी पोजीशन न छूटे, इस चीज में अपना दिमाग दौड़ाने लगेगा। ना कि मैं सोसाइटी के लिए बेटर कैसे कर सकता हूँ। जहाँ एक होगा वहाँ, हाँ। अहम के दोष से मनुष्य का लोभ इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह संसार की प्रत्येक वस्तु पर एकाधिकार चाहने लगता है। उसका अधिकार लिप्सा असीमित हो जाता है। वह संसार के समग्र साधनों का लाभ केवल स्वयं ही उठाना चाहता है। किसी को उसमें भागीदार होता नहीं देख सकता। निर्बल अहंकारी जो समाज का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने मन में ही जलता भूनता और शोक करता रहता है। अपना हृदय जलाता और शक्ति नष्ट करता है। तो यही है कि उसकी एनर्जी जो है ना, इस चीज में मेरा ही हक है, ये चीज मुझे ही मिलनी चाहिए और किसी को नहीं मिलनी चाहिए, या मैं इन सबसे ऊपर हूँ, इसी में उसकी एनर्जी चली जाएगी, ना कि कुछ नया सीखने में। उन्नति एवं प्रगति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में अहंकार का त्याग सबसे प्रथम एवं प्रमुख प्रयत्न है। इससे उन्नति का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है, साथ ही स्वयं में भी बड़ी संतोष एवं शांतिदायक स्थिति हो जाती है। तो अगर हमने अपना अहंकार छोड़ दिया और तब हम किसी चीज को ट्राई करने गए ना, तो हमें वो चीजें, या वो जो भी हम चीजें सीखने गए हैं, वो चीजें ज्यादा जल्दी ग्रास्प हो जाएगी। तो और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस और पीस दोनों आएगी अगर हमने अहंकार को पीछे छोड़ दिया। अगला आता है अभिमान। तो अभिमान इज लाइक कि हम, मैं, जो मेरे कलीग्स है मैं उनसे बेटर हूँ, या जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं इनसे बेटर हूँ, ये होता है अभिमान। तो अब मनुष्य अपने आप को सामान्य स्तर पर समझकर असाधारण, विशेष, बड़ा, महत्वपूर्ण समझने लगता है। तभी अभिमान का अंकुर फूट निकलता है, जो दिनों दिन बढ़ता हुआ विशाल रूप धारण कर लेता है। यानी धीरे धीरे जो अभिमान है ना, वो अहंकार कब बन जाएगा ये हम बता नहीं सकते। झूठी प्रशंसा, उद्दंडता, स्वेच्छाचार, शेखीखोरी से भी अपनी वस्तुस्थिति को न समझकर अभिमान के पैरों से उड़ने लगता है। जिनके अंदर अभिमान होता है ना, वो कभी भी अगर कुछ कार्य करने जाए, जैसे अगर कहना तो नहीं चाहूंगी, पर अगर मान लो मैं आ रही हूँ यहाँ पे कुछ प्रेजेंट करने, तो मैं, अगर मेरे अंदर अभिमान होगा, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग मेरी तारीफ करें जैसे ही मेरा सेशन खत्म हो जाए। पर ये नहीं करना है। मेरा गोल क्या होना चाहिए कि मैं जो यहाँ लिखा है वो आप तक पहुंचा सकूं। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, आप लोग आपकी डेली लाइफ में इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो आपका दिमाग लगा के देखे आप लोग। पर ये एक एग्जाम्पल है कि ये स्वाभिमान हो गया कि मैं आप लोगों से तारीफ चाहती हूँ, जबकि मेरा गोल होना चाहिए कि आप यहाँ जो लिखा है वो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो वो बस अपनी खुद की तारीफें सुनना चाहता है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान आ जाएगा और वो अपना जो, उसको जो वर्क या जो काम अलॉट हुआ है वो वह ठीक से नहीं करेगा। अपने रंग रूप सामर्थ्य शक्ति की विशेषताओं का अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। वह कुछ का कुछ लगने लगता है। उसकी विवेकशीलता, विचार बुद्धि, दूरदर्शिता मारी जाती है। इससे अनायासी ही दूर लोग शत्रु बन जाते हैं। अपने उक्त व्यवहार के कारण दिनों दिन उसके विरोधी शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, और यही पतन, असफलता, विनाश का मार्ग है। तो ऐसे लोगों के दुश्मन भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, और उन दुश्मनों से दुश्मनी निभाते निभाते उसका जो, वो जो सक्सेस का पाथ है, वो इंसान वो छोड़ के इन सब कामों में लग जाता है। उसकी सारी एनर्जी इधर चली जाती है, उसका फोकस भी इन चीजों में चला जाता है। उसकी सारी शक्ति विरोधों, द्वेष, षड्यंत्रों में नष्ट हो जाती है। रचनात्मक दृष्टि से वह कुछ भी नहीं कर पाता।
क्योंकि सारी एनर्जी तो यहाँ लग गई, सारी एनर्जी तो लोगों से लड़ने में, बदला लेने में निकल गई, या लोगों से ऊपर आने में निकल गई, खुद को ये प्रूफ करने में निकल गई कि आई एम बेटर देन ऑल ऑफ यू। ये प्रूफ करने में उसकी सारी एनर्जी चली गई, तो उसका क्रिएटिव माइंड तो कभी चलेगा ही नहीं अपने सक्सेस के लिए, या कैसे वो अपना कोई रूटीन है, फॉर एन एग्जाम्पल, अपना रूटीन में कैसे बेटर कर सकता हूँ, ये वो नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि मैं बाकियों से कैसे बेटर बनूं। किसी को विशेष विषय में अभिमान हो जाने पर मनुष्य की प्रगति, विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। न्यूटन महोदय ने अपने गणित के महत्वपूर्ण खोज की काफी समय तक प्रकाशित ही नहीं की, किंतु बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने उस खोज को एक पत्र में प्रकाशित कर दिया। तो अपने अनेक लोगों के धन्यवाद, अभिवादन, प्रशंसा पत्र उनके पास आने लगे। इस पर उन्होंने दुखी होकर कहा कि अब मेरी प्रसिद्धि खूब बढ़ेगी, किंतु विद्या जिसके लिए मैंने अपना जीवन लगा दिया उसका विकास तो रुक ही जाएगा। तो यहाँ पे गुरुदेव ने इसाक न्यूटन के बारे में दिया गया है कि उनका मेन गोल क्या था, कि मैं उनको उनको इंटरेस्ट था, और उन्होंने गणित की बहुत सारी खोज की, और वो बहुत सालों तक उन्होंने पब्लिश नहीं की। पर फिर जब उन्होंने पब्लिश की, तो वो इतनी पावरफुल थी कि लोगों का बहुत अच्छा उन तक रिस्पॉन्ड आया, लोगों ने बहुत बहुत उनकी तारीफ की। तो अब उनका ध्यान जो है, वो कहते हैं कि मेरा, अब मैं तो उतने अच्छे से और रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगा, और मेरा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, क्योंकि मेरा ध्यान तो मेरी जो प्रसिद्धि और सक्सेस जो मुझे मिला है, मेरा ध्यान तो उस पर चला जाएगा, ताकि मुझे और नेम, फेम और सक्सेस मिले, मेरा ध्यान वहां चला जाएगा, ना कि और बेटर खोज करने पर। तो फोर्थ है यहाँ पे अनियंत्रित महत्वाकांक्षा, यानी कि एक्सपेक्टेशंस जो यूजलेस एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं हम, जो सही नहीं है। वैसे तो एक्सपेक्टेशंस के बिना हम कुछ पा ही नहीं सकते, पर यूजलेस एक्सपेक्टेशंस होना ये गलत है। तो पढ़ते हैं इसको। हमें लक्ष्य भ्रष्ट करने में विकृत महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हाथ है। अ, हमें लक्ष्य भ्रष्ट करने में विकृत विकृत महत्वाकांक्षाओं का बड़ा हाथ है। ये हमें जीवन के सहज और स्वाभाविक मार्ग से भटकाकर गलत मार्ग पर ले जाती है। इनके कारण हमें जो करना चाहिए उसकी तो हम उपेक्षा कर देते हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। यो यो जीवन में आकांक्षाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना तो जीवन जड़ बन जाता है, प्रगति का द्वार ही बंद हो जाएगा। आज संसार जो आज संसार का जो विकसित प्रगतिशील स्वरूप दिखाई देता है, वह बहुत से व्यक्तियों की आ- आशंकाओं का ही परिणाम है। इन्हीं के कारण तो संसार में महान वैज्ञानिक आश्चर्यों के द्वार खोल देता है। तो अगर आकांक्षाएं होंगी तभी तो आजकल अगर हमारे अंदर आकांक्षाएं होंगी तभी तो हम कुछ नई खोज कर पाएंगे। तो आकांक्षाओं का होना जरूरी है, पर विकृत महत्वाकांक्षाओं का होना यह सही नहीं है। महत्वाकांक्षा तो उत्कृष्ट महान आदर्श के साकार करने का साहस तथा कर्मठता युक्त अभियान है, जिसके गर्भ में स्वास्थ्य और संतुलन, मनोभूमि, जागरूक चेतना, विवेक विवेक युक्त बुद्धि काम करती है, और जगत में आश्चर्यजनक सफलताओं के मार्ग खोलती है। विकृत महत्वाकांक्षाएं निम्नगामिनी होती है, जिनके कारण हम जीवन भर सहज मार्ग नहीं अपना पाते और दुख तथा असंतोष पाते हैं। अगर हमारे अंदर विकृत महत्वाकांक्षाएं होंगी तो हमें कभी पीस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विकृत महत्वाकांक्षाएं गलत होती है, और गलत चीज को जब हम पाने का ट्राई करते हैं तो हम कभी पीस में रह ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें संतोष हमें मिलता ही नहीं है कभी। अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में हमें विवेकपूर्ण बुद्धि से सोचना चाहिए कि वे उतनी यथार्थ और कितनी उपयोगी है। तो ये आप लोग ही कर सकते हैं, आप लोगों को सोचना है कि ये जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ये सही है या गलत है। अगर वो एक्सपेक्टेशंस आपके जीवन के लिए, आपके सक्सेस के लिए, या आपका सक्सेस वो किसी भी दिशा में हो सकता है, लाइक हेल्थ और एकेडमिक्स, इन दोनों में से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन इनके ग्रोथ के लिए है तो वेल एंड गुड। पर अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत है थोड़ी, ये आप खुद एनालाइज करके देख सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशंस गलत है
तो उन्हें सही समय पे रोकना ही जरूरी है। कहीं हम भुलावे में तो नहीं है, वे हमें जीवन के सही रास्ते पर ले जा रही है या हमें पथ भ्रष्ट कर रही है। हमारी आकांक्षाओं के पीछे कोई प्रलोभन तो नहीं, कोई स्वार्थ बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। महत्वाकांक्षा यदि निकृष्ट स्तर की हो तो उन्हें त्याग कर देना चाहिए, यानी सही टाइम पे डिसीजन लेके उन एक्सपेक्टेशंस को रोक देना चाहिए। श्रेयस्कर तो केवल श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली महत्वाकांक्षा ही हो सकती है। तो ये था विकृत महत्वाकांक्षाएं। अगर ये एक्सपेक्टेशंस आपको लग रहा है कि ये आपको सक्सेस नहीं दे रही, उल्टा ये महत्वाकांक्षा आपका पीस छीन के लेके जा रही है, तो आपको वो महत्वाकांक्षा उसी समय, वो एक्सपेक्टेशंस उसी समय रोकनी होगी। देन फिफ्थ एंड लास्ट वन इज असत्य। असत्य को संसार के सभी धर्मों, संप्रदायों, समाज प्रणालियों में बुरा माना गया है। सभी महापुरुषों ने असत्य को छोड़ देना ही उपदेश दिया गया है। किसी वास्तविक तथ्य को, सही बात को छुपाकर उसके बदले दूसरी ही नई मनगढ़ंत बात करना, वैसे ही करना असत्य का अनुसरण करना है। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और पता नहीं कितनी स्टोरीज बतानी पड़ती है। तो जितना हम असत्य को त्याग देंगे, उतना ही हम अ, आगे पीसफुली बढ़ पाएंगे। अक्सर लोग किसी दंड से बचने के लिए अथवा अपने दोषों को छिपाने या किसी लाभ की प्राप्ति के लिए झूठ बोलते हैं। जैसे मान लो एक आपका फ्रेंड सर्कल है, और उस फ्रेंड सर्कल में कोई एक व्यक्ति है जिसने आपको मिसअंडरस्टैंड किया या आपकी किसी बात का उसको बुरा लग गया, और फिर वो अपसेट था, तो आप गए उनके पास और आपने जाके उनको पूछा कि क्या हो गया, तू मुझसे आजकल ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। तो उसने बताया कि तूने उस दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था, इस वजह से मेरी तुझसे बात करने की इच्छा नहीं हुई, या मैं तुझसे इस वजह से अपसेट हूँ। तो हमें पता है कि हमने वो किया था, पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसे झूठ कह रहे हैं और कोई दूसरी स्टोरी बता रहे हैं उसको कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया तेरे साथ। और फिर वो कुछ और काउंटर अटैक देगी और आप उसको फिर और झूठ झूठ कहकर और कोई झूठी कहानी बताकर और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं तो सही थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पर इस मोमेंट पे आप क्या कर सकते थे कि आप अपना ईगो या अपना अहंकार साइड में रखकर अपनी गलतियों को स्वीकार सकते थे और कह सकते थे कि हाँ मैं मुझसे ये हुआ है और मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। इस मोमेंट पे आपकी रिलेशनशिप भी बच जाएगी आपके फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ आपने आपकी एक और अपनी दो कमजोरियों पर विजय पा लिया होगा। एक तो होगा असत्य, और एक होगा अपना अहंकार छोड़ना। हम्म। अनुचित रूप से दूसरों को दोष देना एवं निंदा करना भी असत्य भाषण ही माना जाता है। किसी तरह अनाप शनाप बकना, कूटता भरे वचन भी असत्य भाषण के रूप ही हैं। किसी भी रूप में असत्य भाषण का आधार प्रत्नोभन, राग, द्वेष, लोभ आदि ही होते हैं। इसका व्यक्ति के जीवन पर भारी प्रभाव पड़ता है। असत्य के त्याग भी असत्य के त्याग ही शिक्षा किसी रूढ़ी परंपरा का आधारित नहीं है, वरन यह उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जिनसे असत्य के दुष्प्रभाव की जांच जीवन विशारदों ने की है। तो ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट कि हमें असत्य भी छोड़ना है, क्योंकि असत्य से भी आपको बहुत सारी हानि हो सकती है। तो अगर मैं समराइज करूं तो यही है कि सबसे पहले खुद की कमजोरियों पर काम करना, दूसरों के लिए जज नहीं बनना और खुद के लिए वकील नहीं बनना, खुद की गलतियों के लिए जज बनना और दूसरों के लिए वकील बनना। कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो मान जाना कि हाँ उसके कुछ होंगे रीजंस, इस वजह से उससे ये गलती हो गई, और दूसरों की गलतियों से भी सीखना और खुद की गलतियों पर सबसे पहले काम करना, खुद की कमजोरियों पर सबसे पहले काम करना। और जो कमजोरियां हैं अगर आज डिसाइड की है कि मैं ये कमजोरी कल से कम करूंगी, तो वापस उसी लूप में ना फंस के अपनी कमजोरियों पर अगले दिन सुबह उठते से ही काम करना। तो आप में से किसी को अपने थॉट्स रखने होंगे या फिर कोई
डाउट होगा या मैंने कोई पॉइंट या कोई सेंटेंस बराबर एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो आप लोग बोल सकते हैं फ्रीली। जय गुरुदेव। मेरी आवाज? हाँ। हेलो, मेरी हाँ दीदी। आवाज आ रही है? हाँ आ हेलो। रही है। बहुत बहुत अच्छा राधिका। अ, बहुत दिन से राधिका ये सोच रही थी कि उससे होगा या नहीं, बल्कि हम सबको पता था कि वो हमसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है, तो भी वो इस डाउट में थी कि उससे होगा कि नहीं। और आज उसने ये चांस लिया है और उसने फिर से एक बार प्रूफ किया है कि वो एज अ टीनेजर, जिस भी एज में वो अभी है, तो उसके उससे जब आप कुछ सुनते हैं, उसका जब आप पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो हमें लगता है कि कोई मेच्योर व्यक्ति बात कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है राधिका की कि एक कम एज में उसे मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना अच्छा है, वो चीजों को इतने अच्छे ढंग से देखती है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है। तो वेल डन राधिका, बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया है। और जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो सबके लिए बहुत ही रिलेटेबल है, तो उसके लिए सच में बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सच में अभी चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए आप अभी आपने शुरू किया है तो आप इसे कंटिन्यू जरूर करें। सच में बहुत बहुत थैंक यू। आपने एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो मम्मी पापा वाला था, वाइफ हस्बैंड वाला था, बहुत अच्छा। वेल डन राधिका। राधिका, तुमने आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंगली लिया, मतलब एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि क्या है आगे, आगे क्या होगा। बहुत अच्छे से लिया और इसी तरह से सबने अलग अलग तरीके से गुरुदेव की किताबों को प्रेजेंट करना चाहिए। मुझे इसमें तुम्हारा एक बहुत अच्छा लगा कि व्यक्ति का अहंकार ये करने के लिए उसको कोई पद देना चाहिए, पद देने के बाद वो किस तरह से बिहेव करता है उससे समझ में आता है उसको कितना अहंकार होता है। और दूसरी बात तुमने ये कही कि जैसे मैं आज ये सेशन ले रही हूँ तो किसी ने मुझे ये मत बताओ कि मैंने बहुत अच्छा ले, मेरी मेरी तारीफ मत करो, लेकिन मैंने ये सब्जेक्ट, ये गुरुदेव के जो विचार है वो आप तक किस तरह से पहुंचाए हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बातें मुझे आज बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब हमें अपनी कमजोरी से लड़ते हुए हमें क्या देना है, हम किस मतलब किस इससे ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो गुरुजी का जो विचार है वो प्रत्येक व्यक्ति तक अच्छे से पहुंचे और उसके जीवन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और तुम लोगों का ये जो सबका युवाओं का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी तरह से आप लोग करते रहिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। राधिका, शांति पाठ ले लो अभी। हाँ ठीक है। एक ही मिनट बचा है, ओम। शायद खत्म। ओम द शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।